नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। और आज जो है हमारे पास अंतिम वीडियो रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसके बारे में। पिछले कुछ वीडियोस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें कहीं कि हमने देखी। आज उसी कड़ी में हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं। तो आज जो है बहुत छोटे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। हमने रूल्स ऑफ चेंज इन कनेक्टिव रूल्स ऑफ कनेक्टिव सबसे पहले पढ़ा था, फिर रूल्स ऑफ चेंज इन पर्सन्स पढ़ा, फिर रूल्स ऑफ चेंज इन टेंसेस पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े जिसमें हमने देखा कि टेंस कब चेंज नहीं होता है इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर। और उसके साथ में हमने शुरुआत की थी कुछ मिसलेनियस चेंजेस के लिए। और उसी कड़ी में आज हमारे पास छोटे पॉइंट्स आएंगे और इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। तो अब हमारे पास आता है कि कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर कैन आ जाता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में आप उसका क्या बनाते हैं, कुड। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि सुभाष सेड आई कैन हेल्प देम। तो हमने बोला कि सुभाष said that he could help them। तो साथियों देखिए, रूल्स ऑफ कनेक्टिव सेम रहेगा, चेंज इन पर्सन जो हमने पढ़ा है वही अप्लाई हो रहा है, बस कैन का क्या हो जा रहा है, कुड हो जा रहा है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा। उसी तरह से अगर मे है तो माइट में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि सुजाता said he may या I may get late। तो मे का क्या हो गया, माइट हो गया। तो हमने बोला सुजाता said that she might get late। तो साथियों देखिए, माइट अगर आया है तो वापस से माइट ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर मे आया है तो मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, मे का माइट होगा, लेकिन अगर ऑलरेडी कहीं माइट लिखा हुआ है तो माइट को माइट ही रहने दे। बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा हमारे पास है। उसी तरह से अगर मस्ट आया है तो मस्ट को मस्ट ही रहने दे, या फिर हैड टू या वुड हैव टू में भी बदला जा सकता है, जैसे हमने नीड टू को बदला था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि he said we must follow the rules। तो हमने बोला कि he said that we, तो we का यूज तो यहां सभी के लिए हो रहा है, तो हमने बोला we must follow the rules। हमने बोला कि she said you या she said to me you must cross the road। तो हमने बोला कि she told me that I had to cross the road। तो यहाँ पर आप ध्यान देख सकते हैं कि मस्ट की जगह मस्ट भी लिखा जा सकता है, हैड टू भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पे आप वुड हैव टू भी लिख सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, मस्ट का मस्ट भी रहता है, लेकिन हैड टू या वुड हैव टू में भी बदला जा सकता है। सिंपल सा, बहुत ही आसान से छोटे से कॉन्सेप्ट्स हमारे पास है। उसी तरह से अब आता है हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी खासियत होती है कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होता है। क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो उसके अंदर या तो ऑर्डर या कमांड का भाव होगा, या रिक्वेस्ट या सजेशन का भाव होगा। सिंपल सा है। तो अगर ऑर्डर या कमांड का भाव है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि द कैप्टन सेड टू the soldiers, fire
कैप्टन ने सोल्जर से कहा फायर, कमांड दे दिया। तो आपने बोला कि द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू फायर। तो आपने सेड टू की जगह क्या लिख लिया, ऑर्डर्ड या कमांडेड लिख लिया। तो बहुत ही सिंपल सा है, ऑर्डर्ड या कमांडेड आप लिखें। कनेक्टिव हमने बात की कि टू लगेगा ही लगेगा। और हमेशा याद रखिए जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में सेड वापस नहीं लिखा जाता, उसकी जगह कमांडेड या ऑर्डर्ड या जिस तरह का भाव है वो भाव हमेशा लिखा जाएगा। तो यहाँ ऑर्डर या कमांडेड, कमांड का भाव होता है तो ऑर्डर्ड या कमांडेड लिखा जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका सेंटेंस एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और उसमें एक एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि ही सेड टू अस लव योर कंट्री, तो हमने बोला कि ही एडवाइज्ड अस टू लव आवर कंट्री। और बोला आवर कहाँ से आया, तो बोला योर सेकेंड पर्सन था तो अस के हिसाब से क्या हो गया आर। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, एडवाइज्ड। कनेक्टिव क्या आ गया, टू। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि शी सेड टू मी हेल्प मी, तो हमने बोला कि शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। तो आप देख सकते हैं कि सेड टू की जगह हमने क्या लिख लिया, रिक्वेस्टेड लिख लिया। तो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। तो यहाँ पर हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस को और आगे बढ़ाएंगे हम, लेकिन स्टेप वाइज जो है दो पहली चीज़ें हमने सीखी वो ये है, ये ध्यान में रखते हुए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होने वाला सेंटेंस हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। उसके अंदर ऑर्डर या कमांड होगा हमारे पास, या रिक्वेस्ट या सजेशन का भाव होगा। तो ऑर्डर या कमांड है तो ऑर्डर्ड या कमांडेड लिखें, रिक्वेस्ट या सजेशन है तो रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड या सजेस्टेड लिखें। और इस तरह से जो है आप सेंटेंस को बना सकते हैं, कनेक्टिव टू का उपयोग करें। वहीं पे अगर ऑर्डर या कमांड है तो उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा आपके लिए, तो ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि आई सेड टू हिम क्लोज द डोर। अगर एक ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू हो रहा है और उसमें किसी को कोई कार्य करने के लिए बोला गया है, किसी को कोई काम करने के लिए बोला गया है, तो उस समय आप सेड टू की जगह आस्क भी लिख सकते हैं। आई आस्क्ड हिम टू क्लोज द डोर। तो कहीं के इंसान के हमारे दिमाग में रहता है कि जो है हमारे पास आस्क तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक होता है तभी आता है। हमने बोला ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होते हैं जिसमें किसी को कोई काम करने के लिए बोला गया है, तो उस कंडीशन में भी जो है सेड टू की जगह आस्क्ड लिखा जा सकता है और वो पूरी तरह से सही है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का पहला हिस्सा था जिसमें ऑर्डर या कमांड की बात चली। फिर दूसरा हिस्सा जिसके अंदर हमारे पास एडवाइस या रिक्वेस्ट की बात चलती है, और तीसरा हिस्सा जिसमें आपका सेंटेंस डू नॉट या डोंट से शुरू होता है। तो हमेशा याद रखिए जो सेंटेंस डू नॉट से या डू से शुरू होता है या डू नॉट से शुरू होगा या डोंट से शुरू होगा वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही होगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे हमने बोला शी सेड टू मी डू नॉट रीड अ बैड नॉवल। तो हमने डू नॉट रीड अ बैड नॉवल, ये हमारे पास क्या है, एक डू नॉट से शुरू होने वाला सेंटेंस, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंपेरेटिव हमारे पास सेंटेंस है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसको दो तरीके से बदला जा सकता है। पहला, शी फॉरबेड मी टू रीड अ बैड नॉवल, ये पहला हमारे पास है।
तो ध्यान रखिए सेड टू की जगह क्या लिखा, फॉरबिड। और हमेशा याद रखिए फॉर हमारे पास वर्ब है, देखिए फॉरबिड, जिसकी सेकंड फॉर्म है फॉरबिड और थर्ड फॉर्म है फॉरबिडन ना। तो हमेशा याद रखिए जिस भी सेंटेंस में इन तीनों में से कोई भी वर्ब की फॉर्म आई है तो सेंटेंस के अंदर कभी भी और कभी भी नॉट नहीं आ सकता, ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि फॉरबिड, फॉरबिड या फॉरबिडन अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स है। तो अगर डू नॉट से सेंटेंस शुरू होता है तो आप सेड टू की जगह फॉरबिड लिखिए, टू लगाइए, आगे जाके डू नॉट को हटा दीजिए। ये पहला तरीका। दूसरा, सी टोल्ड मी नॉट टू रीड अ बैड नॉवल। तो इसमें जो दूसरा तरीका है साथियों वो हमारे पास है कि सेड टू की जगह टोल्ड लिखिए और कनेक्टिव जो टू लगाते हैं उससे पहले नॉट लगा दीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस के तीन टाइप्स हमारे पास आए, जिसमें पहला था ऑर्डर या कमांड, दूसरा एडवाइस या रिक्वेस्ट या सजेशन, और तीसरा है हमारे पास डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, जिनको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना बहुत ही आसान और बहुत ही आसान है। फिर अगर हम इंपेरेटिव की बात करें तो हमारे पास जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इंपेरेटिव का, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। लेट से अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं, जिसमें पहला वाला है कि अगर आपका सेंटेंस लेट अस या लेट्स से शुरू होता है, लेट अस को आप लेट्स भी लिख सकते हैं। तो आप अगर सेंटेंस लेट अस या लेट से शुरू होता है तो आप उसको वी शुड या दे शुड में चेंज करते हैं। किस तरह से करते हैं ध्यान दीजिएगा। हमने बोला ही सेड, लेट्स प्ले अ मैच। ही सेड टू हर let's play a match. He said to me, let's play a match. तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है कि अगर देखिए लेट से शुरू हो रहा है, जिसको लेट अस या लेट्स दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। तो अगर आपका सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो पहली चीज जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि सेड की जगह जो है वो हम लिख सकते हैं प्रपोज्ड, और कनेक्टिव क्या लगाया, दैट। तो पहली चीज ध्यान रखिए, लेटर से शुरू होता है तो जनरली हम क्या लिखते हैं, प्रपोज्ड। लेकिन ये आप देखिए डिफरेंस देखेंगे आप, यहां सेड के बाद में कुछ नहीं है, यहाँ सेड के बाद में हर है, यहाँ सेड के बाद में भी है। तो अगर कोई भी सेंटेंस लेटर्स से शुरू हो रहा है तो सेड के बाद में कुछ भी नहीं है, तो पहली चीज प्रपोज लिखिए, दैट लिखिए, उसके बाद लिख लीजिए दे शुड। क्या लिखिए आप, दे शुड, और आगे के आगे प्ले अ मैच। ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको सीधा का सीधा। दूसरा है कि अगर प्रपोज्ड के बाद में सेड की जगह प्रपोज लिख लिया, उसके बाद में पर्सन है तो टू लगाइए और हर, या फिर हमने लिखा कि ही प्रपोज्ड टू मी। तो अगर सेड के बाद में पर्सन लिखा हुआ है तो प्रपोज लिखिए, टू लगाइए और वो पर्सन लिख लीजिए, और कनेक्टिव के लगा दीजिए दैट, कनेक्टिव के लगा दीजिए दैट। अब ध्यान दीजिएगा बहुत ही ध्यान से, ठीक है। अगर लेटर्स से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आप ये देखिए कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर सेड के बाद में ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो दे शुड लिखिए, और अगर ऑब्जेक्ट है तो देखिए कि वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या नहीं है, यानी आई, मी, वी, अस। अगर सेंटेंस लेटर्स से शुरू हो रहा है तो आप देखिए इन्वर्टेड कॉमा से बाहर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में ही कहीं पर भी आई, वी, मी या अस, इन चारों में से कोई भी वर्ड अगर लिखा हुआ है तब तो लिखना है आपको वी शुड। क्या लिखना है,
वी शुड, और नहीं लिखा हुआ है तो दे शुड। इसमें लिखा हुआ है क्या? नहीं, यहाँ तो ही है, यहाँ हर है, तो हमने क्या लिख लिया? दे शुड प्ले अ मैच। और यहां है तो हमने क्या लिख लिया? वी शुड। तो यही हमारे पास है, बहुत सिंपल सा हमारे पास का इनकी लॉजिक है। ध्यान से वापस समझिएगा कि अगर लेट अस से सेंटेंस शुरू होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में लेट अस की जगह वी शुड या दे शुड लिखा जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, दे शुड कब आएगा और वी शुड कब आएगा? बहुत ही सिंपल सा है कि रिपोर्टिंग स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा से बाहर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन आया है, यानी आई, वी, मी या अस आया है, तो आएगा वी शुड, नहीं तो क्या आएगा? दे शुड। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। तो ये लेट से रिलेटेड पहला केस था, लेट अस से रिलेटेड। फिर हमारे पास आता है कि अगर लेट से सेंटेंस शुरू तो होता है लेकिन लेट के बाद में अस नहीं आता, तो उसमें रिक्वेस्ट हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है। तो अगर रिक्वेस्ट है तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है कि द गर्ल्स सेड टू द गेट कीपर लेट अस एंटर द स्कूल। तो यहां पे आप देखिए प्रपोजल नहीं है, यहाँ रिक्वेस्ट की बात चल रही है। तो ध्यान दीजिएगा, उसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। हमने बोला कि द गर्ल्स रिक्वेस्टेड द गेट कीपर टू, कनेक्टिव क्या आ गया? टू। अस की जगह अब अस फर्स्ट पर्सन है तो गर्ल्स क्या है? प्लूरल है, तो देम एंटर द स्कूल। ये पहला तरीका है। तो पहला तरीके में हमने क्या किया साथियों? सेड टू की जगह क्या लिख लिया है? रिक्वेस्टेड। कनेक्टिव क्या लगा दिया? टू। चेंज इन पर्सन सेम का सेम, बाकी सारी चीजें सेम रखी है। दूसरा तरीका, द गर्ल्स टोल्ड the gatekeeper that they might be allowed to enter the school. तो यहां पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है साथियों वो है कि अगर कोई भी सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है लेकिन उसमें प्रपोजल नहीं है, उसमें कहीं की रिक्वेस्ट का भाव है, तो आप रिक्वेस्टेड लिखिए, टू लगाइए, या फिर माइट बी अलाउड टू जैसे कॉन्सेप्ट का यूज किया जा सकता है, जो भी पॉसिबल है, पूरी तरह से पॉसिबल है। तो ये लेट से रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर प्रपोजल नहीं और रिक्वेस्ट का भाव आता है। अगर लेट्स से अगर सेंटेंस शुरू होता है हमारे पास और उसमें जो है आप देखेंगे कि अगर ऑर्डर का भाव आ जाता है, क्या आ जाता है? ऑर्डर देने का भाव। जैसे द मैनेजर सेड टू हिज असिस्टेंट लेट कस्टमर्स इन। मैनेजर ने असिस्टेंट को बोला कस्टमर को अंदर आने दो, तो ये क्या है? एक ऑर्डर है। अगर ऑर्डर का भाव है तो बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। द मैनेजर ऑर्डर्ड his assistant to let customers in। तो हमने देखिए कुछ नहीं किया है, सेड टू की जगह क्या लिख लिया? ऑर्डर्ड। कनेक्टिव तो क्या आएगा? टू ही आएगा। तो साथियों लेट से रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहला लेट अस, जिसमें प्रपोजल होता है तो आप प्रपोज लिखते हैं, और वी शुड या दे शुड का प्रयोग करते हैं। अगर लेट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करें, या माइट बी अलाउड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, और ऑर्डर है तो आप ऑर्डर्ड का प्रयोग करें और वापस से लेट से सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। कनेक्टिव टू लगाना आप बिल्कुल ना भूलें। तो ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट्स में अंतिम कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं कि कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें प्लीज या काइंडली जैसे शब्द आता है। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस किया था, उसी को वापस लिख रहा हूं। किसी सेड टू मी हेल्प मी, तो हमने लिखा कि भाई शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर।
लेकिन अगर इसी में अगर सेंटेंस ऐसा आ जाता कि शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो यहां पर भी वापस हम यही लिखते कि शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। इसका कोई भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली जैसे शब्द आता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में आप उसको वापस से नहीं लिखते हैं, आप जो है सेड टू की जगह क्या लिख लेते हैं, रिक्वेस्टेड लिख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, दिमाग में आपको इस चीज को रखना है। फिर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे थैंक्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि महेश सेड टू ज्योति थैंक्स। तो हमने बोला कि महेश थैंक्ड ज्योति। अब इसी सेंटेंस को अगर आगे बढ़ा दिया जाता कि महेश सेड टू ज्योति थैंक्स यू हैव हेल्प मी अ लॉट। अगर इस तरह से आ जाता तो वही सेड टू की जगह तो थैंक्ड आएगा ही आएगा। तो हमने बोला महेश थैंक्ड ज्योति एंड टोल्ड हर। तो ये टोल्ड हर कैसा आया, क्योंकि सेड टू की जगह वापस टोल्ड आ गया और ज्योति वापस आ रही तो हर आ गया, कनेक्टिव क्या आ गया, दैट। अब इसके साथ डील करेंगे हम कि शी हैड हेल्प्ड हिम अ लॉट। तो वही है कि कोई भी सेंटेंस में अगर थैंक्स आ जाता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में जो है आप सेड टू की जगह क्या लिख लेते हैं, थैंक लिख लेते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप दिमाग में रखें। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला द मैनेजर said to the captain, congratulations, you have won the match। तो हमने बोला कि द मैनेजर congratulated the captain। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ इतना आता, सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस तक आता तो हम इतना लिखते द मैनेजर कॉन्ग्रेचुलेटेड द कैप्टन। ठीक है, यहां तक ध्यान रखिएगा। अब इससे अगर आगे लिखा हुआ है, कुछ और आगे भी लिखा हुआ है, तब आपको क्या करना है, एक तो सेड टू की जगह कॉन्ग्रेचुलेटेड लिखना है। फिर जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट लिखा उसके बाद में लिखना है टेलिंग। अब लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, हिम, और वापस कनेक्टिव आ गया। दे हैड वॉन द मैच। तो हमने बोला कि यू की जगह दे क्यों लिखा, यहां तो बात कैप्टन की चल रही है, हमने बोला पूरी टीम की बात चल रही है ना, तो पूरी टीम की बात चल रही है तो हमने क्या लिख लिया, दे हैव का क्या हो गया, हैड। सो यहां साथियों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, अगर हमारे पास जो है कॉन्ग्रेचुलेशन जैसे शब्द आता है तो आप प्लीज और प्लीज ये दिमाग में रखें कि आपको सेड टू की जगह कॉन्ग्रेचुलेटेड लिखना ही पड़ेगा। और आगे कुछ लिखा हुआ है तो फिर उस जगह जो है आप को टेलिंग और जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लिख के और दैट लगाना पड़ेगा, फिर आगे सेंटेंस को बदलिए। तो ये कुछ एडवांस वर्जन्स है, एडवांस लेवल के कुछ कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन ये एग्जाम में बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इसके बाद में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे पास होता है जिसके लास्ट में विस्मयादिबोधक वाक्य जिनको बोलते हैं, जिनके लास्ट में इस तरह का साइन आता है।
वो या तो हाउ से या व्हाट से शुरू होते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमने बोला ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो आप ये देखिए कि अच्छा भाव है या बुरा भाव है, दुख का भाव है तो आप जॉय की जगह क्या लिख सकते हैं, सॉरो। अब व्हाट ए गुड डे, तो ये अच्छा भाव है तो ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां तक तो आप समझ गए कि एक्सक्लेम विद अच्छी बात चल रही है तो जॉय लिखिए, बुरी बात चल रही है तो सॉरो लिखिए, SORROW। फिर आगे क्या लगाना आपको, दैट। यहां तक तो ये हमेशा याद रहेगा। फिर आप ये देखिए कि व्हाट से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसके बाद में जो यहां पर जो चीज आई है वो एक वचन है या बहुवचन है, ह्यूमन बीइंग है, नॉन ह्यूमन बीइंग है। अगर नॉन ह्यूमन बीइंग है तो इट आएगा या दे आएगा, और ह्यूमन बीइंग है तो एक वचन है तो ही या शी आएगा। तो नॉट गुड डे तो क्या है, नॉन ह्यूमन बीइंग है, तो हमने क्या लिखा, इट वॉज अ गुड डे, या आप लिख सकते हैं इट वॉज अ वेरी गुड डे। तो व्हाट वापस से नहीं आएगा, यही सीखने और समझने वाली बात है। तो वापस ध्यान दीजिए, अभी एक और सेंटेंस हम करेंगे। तो व्हाट से सेंटेंस अगर शुरू होता है और अगर एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक का चिन्ह है तो ध्यान रखिए, शॉर्टकट छोटी छोटी चीजें। एक तो व्हाट, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, ये आएगा। दूसरा व्हाट नहीं आएगा, क्या आएगा, इट वॉज आएगा हमेशा। इन जनरल क्या आएगा हमारे पास, इट वॉज, या लड़का या लड़की है तो ही या शी वॉज आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये देखा, शी सेड व्हाट अ गुड डांसर, तो हमने बोला शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब डांसर तो क्या है, इंसान ही होगा। अब डांसर जो है ये कॉमन नाउन है, मतलब कि आदमी और दोनों के लिए यूज होता है, और जब तक कि जेंडर नहीं दिया हुआ है तब तक हम इसको आदमी ही मानते हैं, यानी ही का ही यूज करेंगे। तो हमने बोला कि ही वॉज अ वेरी गुड डांसर। हम ये भी लिख सकते हैं कि ही वॉज अ गुड डांसर, ही वॉज अ वेरी गुड डांसर भी आ सकता है। सो वही हमारे पास है कि देखिए व्हाट से शुरू हो रहा था तो एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, है ना। तो यहाँ पैटर्न को देखिए, रटना नहीं है। दूसरा, अगर नॉन ह्यूमन बीइंग होता तो इट लिखते, ह्यूमन बीइंग है तो ही लिखा, वॉज लिखा, और सेम का सेम। उसी तरह से क्या होता है कि बहुत बार एक इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो हाउ से शुरू भी हो सकता है। तो देखिए व्हाट और हाउ से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी शुरुआत होती है, लेकिन यहां पर हम बात करें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी शुरुआत हो सकते हैं, लास्ट में विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। तो अब हमारे पास है कि हमने बोला कि तरुण एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या बहुत बार एक्सक्लेम भी लिख सकते हैं, दैट ही वॉज वेरी क्लेवर। तो आपने बोला ये कैसे हो गया, तो देखिए आई किसके लिए यूज हो रहा है, तरुण के लिए, तो हमने क्या लिख लिया, ही, और वॉज लगा दिया, एम का क्या हो गया, वॉज हो गया, और क्लेवर के साथ हमने वेरी जोड़ भी दिया, तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। मतलब कि आप ही वॉज वेरी क्लेवर, वेरी इसलिए लगाया क्योंकि लास्ट में हमारे पास एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक यानी कोई चीज के अधिक होने का भाव है। तो यहां हम बात कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो व्हाट या हाउ के साथ शुरू होते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन में आपको उनको वापस व्हाट या हाउ के साथ स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। अब हमारे पास आती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की बारी। तो हमने बोला ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या हो गए साथियों, तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्रार्थना का भाव होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वरदान देने का भाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे दे सेड मे गॉड सेव अ कंट्री, इस तरह के वाक्यों की शुरुआत जनरली मे, सामान्यतः मे के साथ होती है, और मे को तो हम किस में बदलते हैं, माइट में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं तो उनमें बहुत ही सिंपल सा है, हमने बोला दे। तो आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या करना है कि पहली चीज तो सेड की जगह प्रेड या विश्ड या ब्लेस्ड, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है। विश्ड ना, विश्ड थोड़ा और क्लियर लिख लेते हैं आपके लिए।
तो प्रेड, विश्ड या ब्लेस्ड जैसे शब्दों का प्रयोग करना है किसमें, हमारे पास सेड की जगह। ये पहली चीज है। दूसरा, आगे कनेक्टिव दैट लगाइए, फिर मे को आप सब्जेक्ट के बाद ले जाइए, तो मे का क्या हो जाएगा, माइट सेव देयर कंट्री। तो हमने बोला आर की जगह देयर कैसे आया, तो हमने बोला आर फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के पास गए, सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो गया, देयर। तो वापस से मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे सेंटेंसेस जो मे के साथ शुरुआत होती है, जिसमें कहीं की प्रार्थना का भाव होता है या फिर वरदान देने का भाव होता है, तो उनको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उनमें सेड की जगह प्रेड, विश्ड या ब्लेस्ड जैसे वर्ड्स का यूज किया जाता है। मे को सब्जेक्ट के बाद ले जाकर माइट का प्रयोग किया जाता है। तो ये छोटे छोटे और बड़े इंपॉर्टेंट से हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है, जिनको आप प्लीज दिमाग में रखें। फिर अंतिम पार्ट आता है हमारे पास, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा, बहुत ही सिंपल सा, कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में जब आप बदलते हैं सेंटेंस को, तो कुछ शब्द बदल जाते हैं। जैसे अगर नाउ लिखा हुआ है तो देन हो जाएगा, अगो है तो बिफोर हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, येस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, है ना। तो ये शब्द याद रखने, ये एग्जाम के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है, सीधे के सीधे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट मंथ है तो द फॉलोइंग मंथ आ जाएगा, द डे बिफोर येस्टरडे है तो 2 days बिफोर आ जाएगा, या फिर 2 days बिफोर। उसी तरह से द डे आफ्टर टुमारो है तो इन 2 days टाइम। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन में ऐसा लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट नरेशन में इस तरह से हो जाएगा, है ना। अगर दिस लिखा हुआ है तो दैट हो जाएगा, दीज लिखा हुआ है तो दोज हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि ही सेड आई एम गोइंग टू जोधपुर टुमारो। तो हमने बोला कि ही सेड दैट, चलिए कनेक्टिव दैट आ गया, आई का क्या हो गया ही, एम का क्या हो गया वॉज गोइंग टू जोधपुर। अब टुमारो आ गया तो क्या आ गया, द नेक्स्ट डे। तो यही कहने का मतलब है कि अगर यहां पर नाउ आता तो हम यहां देन लिखते, अगो आता तो हम बिफोर लिखते, है नो, दिस का दैट हो जाता, दीज का दोज हो जाता। तो इस तरह से ये जो सारणी है, इसको आप प्लीज और प्लीज जरूर दिमाग में रखें। ये बड़ी ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे पास आती है। टुडे होता तो दैट डे आ जाता। तो ये हमारे पास लास्ट सेक्शन था, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था। तो उसमें ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं के बनाता है, ये एक क्वेश्चन के अंदर इस तरह के वर्ड्स डाल दिए जाते हैं। तो अगर आपको ये याद है तब तो क्या हो जाता है कि आप फटाफट से देखते हैं कि उन वर्ड्स को बदला है या नहीं है। तो ये आपके एलिमिनेशन मेथड में भी साथियों बड़े काम आते हैं कि आप सेंटेंस दिया हुआ है लंबा चौड़ा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन पूछा हुआ है, उस सेंटेंस में येस्टरडे लिखा हुआ है ना। तो आपने जैसी ऑप्शन देखे तो आप सीधा ये देखिए कि येस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे जो है कौन से ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। जिसमें नहीं लिखा हुआ है तो वो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, उस ऑप्शन को फिर हटा दीजिए, वो आंसर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा टॉपिक होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का। अगले वीडियो में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपका टाइम बहुत शानदार जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।